जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम पार्ट 2 का चैप्टर 3 करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये चैप्टर में बताया गया है कि जब आपको कोई पर्टिकुलर गैप दिया गया हो, पर्टिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ हो और उसे गैप की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी हो तो उसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू फाइंड करते हैं। हम लोग स्टैटिस्टिक्स में उसे कहते हैं कि जब कंटिन्यूस डेटा दिया गया हो। कंटिन्यूस डेटा मतलब जैसे 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरह से। ओके, ऐसे डाटा जब दिए गए हों तो ये कंटिन्यूस डाटा कहलाते हैं। इनके बीच के ऑब्जर्वेशंस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू फाइंड करते हैं। और देखो, एक चीज़ अब ध्यान देना, इस चैप्टर में याद करने लायक बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अभी अगर पूरी थ्योरी एक साथ डिस्कस करेंगे तो वो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि एक साथ थ्योरी डिस्कस करेंगे फिर सम शुरू करेंगे, इतने में थ्योरी भूल जाओगे, ऐसे हैं। तो इससे अच्छा हम डायरेक्ट सम शुरू करते हैं और उस सम में जो भी पॉइंट्स आते जाएंगे वो आप नोट करते जाना, तो सम भी क्लियर होते जाएंगे और उसके साथ साथ हमारी थ्योरी भी क्लियर होती जाएगी। तो सबसे पहले तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो क्लियर किया जाए। अब हमें कोई कंटिन्यूस डाटा मतलब कोई पर्टिकुलर गैप दिया हो तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो। जैसे आपके स्कूल में एग्ज़ाम हो रही है 50 मार्क्स की, तो एग्ज़ाम में 20 से 30 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्क्स बिटवीन 20 to 30। ओके, तो 20 से 30 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट हैं, अगर उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो उसके लिए ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। अब उसमें सबसे पहले बेसिक चीज़ समझो। कंटिन्यूस डाटा में जब हमें इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, ऐसे गैप की प्रोबेबिलिटी, ये जो नंबर है 20 से 30, ये वेरिएबल्स कहलाते हैं। जिन वेरिएबल को हम लोग नॉर्मल वेरिएबल्स कहते हैं। नॉर्मल वेरिएबल जो x कहते हैं, मतलब 20 से 30 के बीच हमें फाइंड करना है, तो 20 से 30 वो नॉर्मल वेरिएबल कहलाए। ओके, हर सम में जब हमें इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो नॉर्मल वेरिएबल को हमें सबसे पहले कन्वर्ट करना होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में। देखो, इस तरह से हम समझेंगे, ये रफ वर्क है सिर्फ समझाने के लिए। नॉर्मल वेरिएबल, इसे हम कहते हैं x। ओके, फिर इसे कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। ओके, तो इसे हम बोलते हैं z। x से z में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि नॉर्मल वेरिएबल को हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं, जिसे कहते हैं z। ओके, या तो कहो स्टैंडर्ड वेरिएबल। हर क्वेश्चन में सबसे पहला काम कि आपको नॉर्मल वेरिएबल को स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में तो उसे हम z कहते हैं, और इसमें अगर हमें कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने के लिए हमेशा दो हेल्पर हमें चाहिए होते हैं, उनके थ्रू ही हमारा सम आगे चलेगा। ऐसे समझो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो हेल्पर कहलाते हैं। वो हेल्पर है एक मीन, एक है मीन जिसका सिंबल है कुछ इस तरह से। ओके, म्यू, और जिसे हम कहते हैं म्यू का सिंबल देते हैं, ये यू जैसा होता है, उसे हम म्यू कहते हैं। एवरेज भी कहते हैं। और दूसरा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसका सिंबल है डेल्टा। स्टैंडर्ड डेविएशन
जिसका सिंबल होता है ये डेल्टा। ओके, तो जब भी नॉर्मल वेरिएबल क्वेश्चन में दिए गए हों तो सबसे पहला काम होता है नॉर्मल वेरिएबल को स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में कन्वर्ट करना। मतलब x को, इस x को पहले हम z में कन्वर्ट करते हैं और उसके लिए दो हेल्पर्स आपको दिए गए होंगे, एक म्यू और दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, क्योंकि हमें z में कन्वर्ट करना है तो z में कन्वर्ट करने की फॉर्मूला आती है, वो फॉर्मूला है z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन डेल्टा। x मीन जो ये नॉर्मल वेरिएबल दिया गया हो। ओके, x का मतलब है यहाँ पे जैसे ये नॉर्मल वेरिएबल, ओके, ये दिया गया हो, म्यू मतलब मीन और डेल्टा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, जो आपको क्वेश्चन में होगा डेल्टा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, इनमें से कुछ ना हो तो फिर वो फाइंड करते हैं, वो कुछ लॉजिकल सम्स आएंगे। तो सबसे पहले x को z में कन्वर्ट करना है और फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो अब एक सम देखते हैं जिसमें थोड़ा सा क्लियर होगा हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड कैसे करनी है। तो फाइनल एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। फाइनल एक्सरसाइज में पहले सेक्शन डी करते हैं क्योंकि इसमें प्रॉपर सम्स दिए हुए हैं। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 4 है, दिया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन 50 दिया है। तो इसके लिए हम चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें मीन हमें दिया है 50 एंड वेरिएंस इक्वल टू 9। मीन 50 दिया है और वेरिएंस दिया है 9। वेरिएंस क्या होता है? अगर स्टैंडर्ड डेविएशन डेल्टा कहते हैं तो वेरिएंस मीन डेल्टा का स्क्वायर। ओके, वेरिएंस मीन्स डेल्टा का स्क्वायर। तो डेल्टा हो जाएगा 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। ओके, डेल्टा स्क्वायर कहते हैं, लेकिन हमें z में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ डेल्टा ही चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ही चाहिए। तो जो वेरिएंस दिया है उसका हमने स्क्वायर रूट कर देंगे तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। तो पहले क्वेश्चन में एज अ हेल्पर ये दो चीज़ें दी गई हैं। मीन दिया गया है 50। ओके, तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें मीन म्यू इक्वल टू 50 दिया है एंड दूसरा वेरिएंस दिया है 9। वेरिएंस मीन्स डेल्टा स्क्वायर, वो 9 दिया है तो वेरिएंस 9 है तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 3 हो जाएगा, यानी कि 9 का स्क्वायर रूट 3। ओके, और हमें इसमें दो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सबसे पहले उसमें दिया है वेरिएबल की वैल्यू 50 और 53 के बिटवीन होनी चाहिए। तो 50 और 53 के बीच में, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया था 20 और 30 के बीच में, तो यहाँ पर 50 और 53 के बीच में हुआ। तो इसका मतलब इसको सिंबल में ऐसे लिखेंगे, इस तरह से आपको सिंबल पर ध्यान देना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 53। ओके, x की वैल्यू हुई, वेरिएबल दिए हुए हैं, ये वेरिएबल दिए हुए हैं 50 और 53, वो वेरिएबल दिए हैं, मतलब ये दो हैं तो इन्हें x1 और इन्हें x2 भी कह सकते हो, नहीं तो इस तरह डायरेक्ट भी लिख सकते हो। प्रोबेबिलिटी बिटवीन 50 एंड 53, इसके बीच की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो अब लिखना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप ध्यान देना। सबसे पहला काम, यहाँ जो ये दिए हैं, यहाँ जो दिए हैं x, ये दोनों x, उसे कन्वर्ट करना होगा z में। जो नॉर्मल वेरिएबल है उसे स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, z में कन्वर्ट करें और z की फॉर्मूला है, ये z की फॉर्मूला है यहाँ पर x माइनस म्यू अपॉन डेल्टा। ओके, तो ये म्यू, ये हमारा म्यू और ये हमारा डेल्टा। ओके, हमारे पास है, तो x भी हमारे पास है, ये दोनों x हैं
ओके, तो अब हम कंटिन्यू स्टेप कन्वर्ट करेंगे, तो इसे लिखेंगे पी एक्स की जगह 50, ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ओके, एक्स की जगह 50 माइनस म्यू है हमारा 50 अपॉन डेल्टा है 3। ओके, लेस देन और इक्वल टू, अब ये यहाँ पर z लिखा जाएगा। ओके, x की जगह अब ये z लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे x तो 53 है, माइनस म्यू है हमारा 50 और डेल्टा है 3। ओके, अब 50 माइनस 50 0 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा हमारा 0 लेस देन और इक्वल टू z लेस देन और इक्वल टू 53 माइनस 50 अपॉन 3, ये हो जाएगा 1। ओके, तो ज़ीरो से 1 के बीच अब ये जो स्टैंडर्ड वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया है। अगला स्टेप है यहाँ पर अब स्टैंडर्ड कर्व बनाते हैं। ओके, तो ये हमारा स्टैंडर्ड कर्व बनेगा। स्टैंडर्ड कर्व बनाते हैं। कर्व मीन एक बेल शेप ड्राइंग आती है जो इस वैल्यू के अकॉर्डिंग जो बनेगी। ओके, एक्स की वैल्यू z में, एक्स की वैल्यू को z में कन्वर्ट किया, अब इसके अकॉर्डिंग ड्राइंग बनेगी। इसके बाद प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। अब इसके ऊपर से ड्राइंग बनाना सीखते हैं। स्टैंडर्ड कर्व उसे कहते हैं। ये स्टैंडर्ड कर्व में एक बेल शेप ड्राइंग होती है। इसे स्टैंडर्ड कर्व कहते हैं क्योंकि z पर से वैल्यू बना रहे हैं। अगर x पर से ड्राइंग बनती तो उसे नॉर्मल कर्व कहते, लेकिन हमने x को z में कन्वर्ट किया। अब z पर से ग्राफ बना रहे हैं, तो ये स्टैंडर्ड कर्व कहलाता है। तो अब इसके कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखो। इस कर्व में बिल्कुल बीच में यहाँ पर एक लाइन होती है, ठीक है, एक लाइन पास होती है। यहाँ पर ये वैल्यू कहलाती है 0। ओके, इस साइड आते हैं तो ये प्लस इनफाइनाइट और ये माइनस इनफाइनाइट। ओके, तो यहाँ पर प्लस के नंबर जैसे 1 2 3 4 और यहाँ पर माइनस के नंबर -1 -2 -3, इस तरह जैसे अपना सिंपल ग्राफ बनाते हैं उसी तरह से। ओके, तो ये जो दो लाइन है ऊपर और नीचे की, ये टच नहीं होनी चाहिए बिकॉज ये इनफाइनाइट है। दोनों तरफ ये दोनों लाइनें टच नहीं होने चाहिए बिकॉज दोनों तरफ ये इनफाइनाइट तक जाती हैं। ओके, क्योंकि ये नंबर इनफाइनाइट तक जाते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। तो 0 2 प्लस इनफाइनाइट 1 2 3 जैसे नंबर लाइन बनाते हैं वैसे ही, और इस साइड -1 -2 -3 और माइनस इनफाइनाइट तक, यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट तक लिखते हैं। तो ये माइनस इनफाइनाइट तक आया और इसमें z वैल्यू के अकॉर्डिंग लाइन बनाएंगे। हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 0 से 1 तक। तो 0 की लाइन बिल्कुल बीच में और दूसरा +1, तो +1 प्लस की साइड ही आएगा, ये 1। ओके, इसे हम इस तरह से शेड कर देते हैं ताकि पता चले कि हमें करना क्या है और कौन सा एरिया फाइंड करना है। ओके, तो +1 की लाइन प्लस साइड आएगी, राइट साइड मतलब प्लस साइड, लेफ्ट साइड मतलब माइनस साइड। तो +1 0 के बाद अंदाजे से लगा देंगे। ये +1 वैसे तो इनफाइनाइट तक जाता है, लेकिन हमें अंदाजे से लगाएंगे 0 से 1, ये 0 से 1। ओके, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 0 से 1 की, इतने एरिया की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ये स्टैंडर्ड एरिया की, और ये प्रोबेबिलिटी हमें मिलेगी अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जब भी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो वो प्रोबेबिलिटी मिलती है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ये क्या है? टेबल आपकी बुक के पीछे लास्ट पेज पर एक टेबल दी गई है जिसमें स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व लिखा है। तो हमें जो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 0 से 1 की,
के बीच, तो वो प्रोबेबिलिटी हमें उस टेबल से मिलेगी। आपको पूरा टेबल दिया है, आपको याद हो तो लॉग टेबल आता था, जैसे लॉग टेबल में वैल्यू फाइंड करते थे, वैसे ही अगर हमें यहाँ प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो आपको याद नहीं करनी है, आपको ये टेबल एग्ज़ाम में दी जाएगी। इस टेबल से वैल्यू फाइंड करके आपको लिखनी है। तो अब टेबल से वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो अब समझेंगे। टेबल में देखो तो उस टेबल में कुछ ऐसे नंबर दिए हैं, देखो आपको रफली बताते हैं। यहाँ पर ये ऐसे पीछे जो टेबल दिया है और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर उसमें लिखा है Z और यहाँ पे लिखा है 0.1, 0.2, 0.3, फिर 1.0, 1 ऐसे कुछ कुछ उसमें 1.1, 1.2 ऐसे उसमें नंबर लिखे हुए हैं। और ऊपर है 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 एंड सो ऑन। ओके, यहाँ पर भी सो ऑन और वहाँ पर भी सो ऑन, वो चलती ही जा रही है। तो यहाँ पर Z दिया है, यहाँ पर Z दिया है, ऐसे नंबर दिए हैं नीचे, यहाँ पर ये नंबर दिए हैं इस तरह से, और यहाँ पर भी नंबर दिए हैं, ऐसे नंबर दिए हैं 9 तक। अब यहाँ पर टेबल ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे। अब जैसे हमें यहाँ वैल्यू फाइंड करनी है 0 से 1 की। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, Z और 1। ओके, यहाँ पर हम ये लिखेंगे। तो 0 to 1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो इसका मतलब ऐसा कहते हैं, यहाँ पर जो भी नंबर शुरू होते हैं Z के, ये Z के जो नंबर शुरू होते हैं वो 0 से ही शुरू होते हैं, क्योंकि बिल्कुल बीच में लाइन आती है ये, है ना। अब 0 से 1 तक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, मतलब हमें खाली 1 का आंसर फाइंड करना है। 0 का आंसर कुछ नहीं होता, 0 का आंसर हमें फाइंड नहीं करना होता, जो भी नंबर दिए हों वही वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 1 का आंसर फाइंड करने के लिए इस Z में यहाँ ये 1.0, ओके, 1 का आंसर मतलब 1.0, इसके सामने ही कोई नंबर होगा 0.1, हमें 1.0 फाइंड करना है। ओके, होगा तो 1.0 में पहला नंबर होगा हमारा आंसर। तो पहला नंबर है 0.3413। यहाँ पे आप देखेंगे टेबल में 1.0 का मतलब 1 ही होता है, तो 1.0 के सामने जो नंबर है वही हमारा आंसर। ओके, मतलब ये है 1 की वैल्यू। इस टेबल में कोई भी नंबर देखना हो तो पॉइंट के बाद पहला डिजिट यहाँ देखते हैं, और पॉइंट के बाद दूसरा डिजिट ऊपर की तरफ देखते हैं। ओके, ये फॉर्मूला अलग है, इसको अलग कर देते हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद दूसरा नंबर ऊपर की तरफ देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें वैल्यू फाइंड करनी है 0.2 की। ओके, तो 0.2 यहाँ पर है। ओके, 0.2 के बाद कोई नंबर नहीं है, तो 0.2 के सामने जो नंबर होगा वही उसका आंसर। ओके, 0.793 है, 0.793 है, 0.2 के सामने 0.793 है, तो वही हमारा आंसर 0.2 की। लेकिन अगर ऐसा होता कि 0.24 की वैल्यू फाइंड करो, तो इसका मतलब पॉइंट के बाद, ये देखो पॉइंट के बाद पहला नंबर 0.2 है, तो वो पहला नंबर हम यहाँ से देखते है ना, 0.2, और 4, ये जो 4 है वो हम ऊपर की तरफ देखते। तो 0.2 से शुरू करके 0.4 तक, मतलब यहाँ जो नंबर होगा वो हमारा आंसर 0.24 के लिए। ओके, तो पॉइंट के बाद पहला नंबर यहाँ देखेंगे और पॉइंट के बाद दूसरा नंबर वो ऊपर की तरफ देखेंगे। ओके,
तो 0.2 में 4, तो वहाँ पर कोई नंबर होगा, वो नंबर है 0.0948, ऐसा कुछ नंबर यहाँ पर होगा। यहाँ 0.24 का आंसर यहाँ पे ये है कुछ। ओके, तो वहाँ 0.24 का ये आंसर हुआ। कोई भी ऐसा नंबर हो, जैसे नंबर है 1.74, तो 1.7 आप यहाँ देखेंगे, और जो ये 5 है ये ऊपर की तरफ यहाँ देखेंगे। ओके, तो पॉइंट के बाद पहला नंबर 1.7 वो हम यहाँ पर देखेंगे, और दूसरा नंबर है 5, तो ये ऊपर की तरफ देखेंगे। 1.7 एंड 5, उसमें जो नंबर आया यहाँ से जाने का इस तरह से, और यहाँ जो 5 पे टक्कर आई, ये 4 तक था मेरा, मान लो यहाँ पे जा रहे हैं 5 पे, तो यहाँ पे जो नंबर मिलेगा वो 1.75 का आंसर। ओके, तो प्रोबेबिलिटी का आंसर इस टेबल के अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं, जैसे आपको दिया है 0.36 का आंसर बताओ, तो 0.3 आपको यहाँ देखना है, और 6 आपको ऊपर की तरफ देखना है, मतलब यह 4 तक बनाया मैंने, आप 5-6 तक जाना, तो यहाँ पे जाएगा आपका आंसर, जो यहाँ मिलेगा वो हमारा आंसर। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन में सिर्फ हमें एक दिया है, तो आंसर ऐसे फाइंड करते हैं, वो यहाँ मतलब 1.0 के सामने है, वही हमारा आंसर होगा, और वो नंबर है 0.3413, और ये जो नंबर होते हैं 0.36, 0.24, तो वो सभी नंबर हमेशा ग्राफ में 0 से शुरू होते हैं, तो 0 से 1 तक का ये आंसर हमारा दिया है, मतलब ये 0 से 1 तक का आंसर दिया है, इतनी प्रोबेबिलिटी दी गई है। तो इस तरह टेबल से प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। अब वो सम कंटिन्यू करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से पहले मैं डिलीट कर दूँ, खिचड़ी पक गई। ये रफ वर्क था आपको समझाने के लिए। आई होप कि आपको टेबल कैसे देखते हैं ये समझ में आया होगा। अब हम अपना सम कंटिन्यू करते हैं। ओके, यहाँ पे लाइन डालेंगे। तो क्वेश्चन में दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 to 1। ओके, तो उसका आंसर आएगा हमारा 0.3413, ये मिली प्रोबेबिलिटी। ये एरिया जो हमें फाइंड करना था, प्रोबेबिलिटी जो भी कहो, मतलब जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था वो था हमारा, यहाँ पे लिख देते हैं एक बारी, ओरिजिनल क्वेश्चन हमारा था 0 to 1 इक्वल टू 0.3413, और जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसे अब लिखेंगे P 50 लेस देन इक्वल टू x एंड लेस देन इक्वल टू 53 इक्वल टू 0.3413। ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था ना यहाँ पे, तो इसको लिखेंगे और ये इसका आंसर। ओके, तो यहाँ सबसे पहले ये दो हेल्पर दिए गए होंगे, एक बारी फर्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ सबसे पहले ये दो हेल्पर म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, हमें 50 और 53 का आंसर फाइंड करना था, 50 से 53 का फाइंड करना था। तो सबसे पहले उसे z में कन्वर्ट करेंगे, x से z में कन्वर्ट किया, मतलब स्टैंडर्ड वेरिएबल में कन्वर्ट किया, z में कन्वर्ट किया। उसके बाद ये ग्राफ बनाया, और ग्राफ में 0 से 1 की वैल्यू फाइंड की, तो वो पीछे टेबल पर से फाइंड करेंगे। इसमें हमें कोई आंसर लर्न नहीं करना है, टेबल से आंसर फाइंड करना है, और ये जो प्रोबेबिलिटी मिली वो हमारा आंसर। अब क्वेश्चन 4 में ही सेकंड पार्ट है, दिया है वेरिएबल बिटवीन 47 एंड 53, 47 और 53 के बीच का आंसर फाइंड करना है। तो सेम इसी तरह होगा, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन तो वही रहेगा। तो इसके लिए अगले पेज पर चलते हैं। सेकंड है इसका, उसमें म्यू हमारा 50 एंड वेरिएंस इक्वल टू 9 एंड डेल्टा इक्वल टू 3। ओके,
तो लिखेंगे यहाँ पर P47 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 53। ओके, यहाँ पर ये x लिखेंगे क्योंकि नॉर्मल वेरिएबल x दिया है, तो सबसे पहला स्टेप x को हमें z में कन्वर्ट करना है, नॉर्मल वेरिएबल को स्टैंडर्ड वेरिएबल बनाना है। तो लिखेंगे हमारी फॉर्मूला इसमें एक ही है, 47 माइनस 50 अपॉन डेल्टा है 3 लेस देन और इक्वल टू, अब यहाँ पे z लिखेंगे, और 53 माइनस म्यू है 50 और डेल्टा है 3। ओके, 47 माइनस 50 अपॉन 3 ये हो जाएगा -1, 53 माइनस 50 अपॉन 3 ये हो जाएगा 1। ओके, तो -1 से 1 की वैल्यू, तो इसके लिए अब हम ग्राफ बनाएंगे। ये देखो इस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा, बीच में 0 की लाइन और यहाँ पर ये लाइन, ये 0 प्लस इनफाइनाइट और यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट। तो देखो यहाँ -1 है तो -1 यहाँ, दोनों बराबर लगने चाहिए क्योंकि यहाँ -1 है और यहाँ 1 है ना, इस तरह से ये -1 और ये 1। तो इसे हम शेड कर देते हैं क्योंकि इतना प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है। ओके, ये -1 और ये 1, -1 से लेके 1 तक की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो दोनों का गैप इक्वल होना चाहिए बिकॉज यहाँ -1 है और यहाँ 1 है, तो सेम ही बात हुई ना, यहाँ 1 और यहाँ भी 1। ओके, तो -1 से 1 का एरिया हमें फाइंड करना है। तो एरिया 0 के दोनों तरफ है, 0 के दोनों तरफ, 0 से लेफ्ट साइड -1 और 0 के राइट साइड 1। ओके, इसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, अब यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एक बार यहाँ पे मैं लिखना भूल गई शायद, ये लाइन यहाँ पे लिखनी थी, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आप याद रखना। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, ये लाइन आपको हमेशा ग्राफ के बाद लिखनी है। ओके, ग्राफ के बाद ये लाइन लिखेंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। उसके हिसाब से लिखेंगे कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ -1 to 1। ओके, -1 और +1 के बीच की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ डायरेक्ट आंसर नहीं मिलता, -1 से 1 हमें फाइंड करना है। तो हमेशा लेफ़्ट से राइट में जाया करो। तो पहले -1 से 0 तक फाइंड करें और फिर 0 से 1 तक फाइंड करेंगे और फिर दोनों का प्लस कर देंगे, है ना, दोनों का, बिकॉज ये दोनों हमें साथ में निकालने हैं। तो पहले -1 से 0 और 0 से 1, फिर दोनों का कर देंगे प्लस। ओके, तो इसे 2 पार्ट करेंगे। वैसे भी बीच में अगर लाइन आ जाती है तो उसको 2 पार्ट करके फाइंड करेंगे, पहले -1 से 0 और फिर 0 से 1। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि 2 पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं। सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले -1 से 0 प्लस फिर 0 से 1। ओके, 0 से 1, पहले -1 से 0 फिर 0 से 1, इस तरह से 2 हिस्सों में से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो देखो काफ़ी स्टूडेंट है ना साइन में कंफ्यूज हो जाते हैं, ये जो साइन है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये लेस देन
ये लेस देन की साइन लगाएं या ग्रेटर देन की साइन लगाएं, तो कोई कन्फ्यूजन मत रखो माइंड में, उसमें आप एक ही साइन याद रखो, लेस देन की। ओके, ये आपको नहीं करना है, आप एक ही साइन को याद रखें, लेस देन की। सब में लेस देन का निशान लगाओ, और ये साइन आपको यूज़ करना हो तो कर्व वाइज इतना याद रखो, ये जो कर्व है कर्व वाइज इतना याद रखो कि हमेशा लेफ़्ट टू राइट जाओ, लेफ़्ट टू राइट जाओ। कहाँ से जाओ? लेफ़्ट टू राइट जाओ। तो जब भी लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो खाली नंबर ही लिखने हैं, साइन और बीच में जेड वो तो बदलेगा नहीं, है ना, जेड नहीं बदलेगा, लेकिन साइन आपको यही रखने हैं बिकॉज आप लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो। ओके, तो -1 से 0, तो उसे लिखेंगे इस तरह, देखो -1 से 0, है ना, हम क्योंकि हम कहाँ से जा रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, तो -1 से 0 और 0 से 1, तो उसे इस तरह लिखेंगे, और 0 से 1 को इस तरह लिखेंगे। ओके, तो ये हो गया 0 से 1, तो एक ही साइन रखेंगे, दूसरी साइन आपको नहीं रखनी है। ओके, इसे डिलीट करते हैं। दूसरी साइन मत रखो, कन्फ्यूजन ही ना हो कि हमें कौन सी साइन यूज़ करनी है। तो अब -1 से 0, तो 0 से 1 का आंसर टेबल में फाइंड करेंगे। 0 का यहाँ कोई आंसर नहीं होता, 1 का आंसर हमें देखना है। और हाँ, एक बात और, माइनस हो या प्लस हो, यानी कि -1 और +1, टेबल में दोनों की वैल्यू आपको सेम ही रखनी है, चाहे -1 हो या +1। तो यदि हम एक वैल्यू फाइंड कर लें तो दूसरी अपने आप मिल जाएगी, है ना। तो टेबल में 1 का आंसर है, मीन्स 1.0 का आंसर है 0.3413 प्लस 0 से 1, तो ये भी 1 हुआ, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 1 का आंसर 0.3413, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 0.6826। अब जो अपना ओरिजिनल क्वेश्चन था वो लिख देते हैं। ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी बिटवीन 47 एंड 53 सॉरी, है ना, और इसका आंसर आया हमारा 0.6826। ओके, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।